हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं आदित्य रंजन सर की बुक में भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। तो हमने हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ ली है पूरी, उसके पीवाईक्यू हो गए हैं, हिस्ट्री के पीवाईक्यू हो गए हैं, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया और उसके पीवाईक्यू भी लगा लिए। तो आज हम इसके 5 अध्याय, जो इस बुक के हिसाब से 5वां अध्याय है हमारा, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो देखते हैं कितना हो सकता है। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा लें, उसके बाद पीवाईक्यू करें। इसके साथ साथ मैं अपने घटना चक्र की बुक शुरू कर दी है आपके लिए, जिसमें आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिनों के लिए आपका सुबह जो 8 बजे आपका एनसीईआरटी की क्लास आती थी, उसको मैंने होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि अब पेट का एग्ज़ाम एकदम सर पर है। तो हमें पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगानी है, मॉडल पेपर ज़्यादा लगाने हैं। साथ ही ये बुक मैं करा ही रही हूँ आपको, तो ये भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एक पीवाईक्यू फॉर्म में है, वन लाइनर समझ लीजिए इस बुक को भी। तो रिवीजन तो इससे चल रहा है। तो इसके साथ साथ हमें एक क्वेश्चन आंसर्स करना चाहिए यानी पीवाईक्यू। तो मैंने इसलिए सुबह 8 बजे आपको घटना चक्र, जो आपकी UPSSC पेट की है, जिसमें आपके 70 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं और जो कि अध्यायवार विभाजित है बुक, उस बुक को मैं आपको घटना चक्र की वो करा रही हूँ सुबह 8 बजे। तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी करते हुए चलिए। और उसमें मैं कैसे कर रही हूँ, उसमें मैं पूरा पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ। मतलब 1 घंटे का वीडियो हो रहा है वो, और वो आपको 2x स्पीड पर देखिए, उसको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि पेट में आपके स्कोर आने के कितने चांसेस हैं और तैयारी कितनी है हमारी। तो जैसा कि वो मैंने उसको कैसे कराया, जैसे कि एशियन इंडियन हिस्ट्री उठाया, तो पूरा मैंने एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ऐसे एक वीडियो में उसको कंप्लीट किया। एक वीडियो एशियन इंडियन हिस्ट्री का गया, एक आपका मिडवल हिस्ट्री का मैंने दे दिया है आपको, एक आपका मैं मॉडर्न हिस्ट्री का दे दिया है मैंने आपको। इस तरह से किया है। ऐसे ही मैं ज्योग्राफी में भी करने वाली हूँ। तो बड़ा है तो 3 पार्ट में जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री आप 3 वीडियो में जाएगी, है ना। एशियंट अलग जाएगी, मिडवल अलग जाएगी और मॉडर्न अलग जाएगी, इस तरह से। तो होल्ड इसीलिए किया है कि मैं ना, ये भी आपकी चलती रहे, शाम को 5 बजे ये आपकी क्लास आती, तो ये भी चलती रहे, सुबह मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस भी कर सको। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा होल्ड कर दिया है। अभी जैसे ही हमारा ये बुक घटना चक्र की फिनिश हो जाएगी, मैं तुरंत वापस से एनसीईआरटी 7th क्लास की कंप्लीट करूँ। तब तक आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और अगर आपने पेट का एग्ज़ाम देना है तो आप पेट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वॉइस डाउन है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और क्लासेस ले रहे हैं तो और ज़्यादा गला जो है मेरा ख़राब हो रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके। जो भी मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ, जो सब्जेक्ट्स दे रही हूँ, मॉडल पेपर दे रही हूँ, जो भी दे रही हूँ, सब कंप्लीट आप कर सको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो आधे घंटे से नीचे का वीडियो बिल्कुल नहीं होगा, बोर मत होइए, पढ़िए, क्योंकि समय नहीं बचा है। भारतीय इतिहास में 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्ध में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई अधिनियम लागू किए थे, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने, जो इस प्रकार है। कंपनी का शासन चला 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट चला 1773 में, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। भारत ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। इसने कलकत्ता, जो कि 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, मूल और अपीली क्षेत्राधिकार के साथ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीनस्थ बना दिया गया, ठीक है। 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन जो है वो पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसने गवर्नर जनरल और परिषद को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी, और कंपनी के कर्मचारियों को भी उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई।
1784 का पीस इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ है, द्वैध शासन यानी कि दोहरे शासन की शुरुआत हो गई। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना जो कि व्यापारी मामलों के लिए बना था, दूसरा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बना था। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, भारतीयों को शिक्षा पर हर साल यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे। 1833 के चार्टर एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, मैकाले बने थे। इन्होंने ही शिक्षा पर, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया है। उसके बाद आता है क्राउन ताज का शासन जो कि 1858 से 1947 तक रहा। 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने हैं, कैनिंग बने हैं। उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाता है, पृथक निर्वाचन प्रतिनिधियों का प्रावधान करा। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श संबंधी कार्यों को बढ़ाया, जैसे कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, बजट पर प्रस्ताव पेश करने का अनुमति दी गई। इसके साथ साथ 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने पहली बार वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था या स्थापना की गई। द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। प्रांतीय शासन के 2 भाग थे, पहला था संरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय में प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा होता था और हस्तांतरित विषय में जो प्रशासन होता था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। ठीक है, 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1919 के एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के एक्ट के में प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय और प्रांत सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। हालांकि कई रियासतों के इसमें शामिल न होने के कारण संघ कभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर दी गई और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किया गया। मताधिकार का विस्तार 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोगों या जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को मताधिकार क्या किया गया, प्रदान किया गया। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम पारित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति भी मिल गई। आधुनिक भारत और पाकिस्तान, जिसमें पश्चिम वर्तमान पाकिस्तान और पूर्व वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र शामिल है, 15 अगस्त 1947 को स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन सा, वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, जो कि उस समय पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्व जो था वो वर्तमान का पाकिस्तान था। ठीक है, तो 2 भागों में ये डिवाइड हुआ था, जो कि 15 अगस्त 1947 को स्थापित किए गए थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लुईस माउंटबेटन के द्वारा विकसित माउंटबेटन योजना ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की नींव रखी। उन्होंने ब्रिटिश राज से सत्ता मूल निवासियों को सौंपने की योजना बनाई थी। अब यहाँ पर एक डायग्राम है संविधान सभा और प्रमुख समितियों का, इसको देख लेते हैं। ये देखो,
तो यहाँ पे कुल संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से 296 सदस्य जो थे वो सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। जिसमें से 296 सदस्यों में से जो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे उसमें से 292 सदस्य जो थे वो 11 गवर्नर प्रांतों से थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, असम, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और संयुक्त प्रांत। और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे, दिल्ली से, अजमेर, मेरवाड़ा से, कुर्ग से और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन, ये अब जेनरिक में मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसको आया, तो एम.एन. रॉय को आया। कब आया, तो 1934 में आया। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और शेष 15 सीटें जो थी वो शेष छोटे समूहों और निर्दलीयों को प्राप्त हुई थी। सभी प्रांतों और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है वो आवंटित की जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान सभा की समितियाँ और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है राजेंद्र प्रसाद की समितियाँ, जो राजेंद्र प्रसाद जिन समिति के अध्यक्ष थे, तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद हैं और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेतु जो तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे हैं। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल रहे हैं और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल हैं, ठीक है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। तो ये कुछ समितियां थी जिनके नाम याद रखते हैं और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। अंतिम प्रारूप आपका 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। एक भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, ठीक है। बी.एल. मित्र के बाद में एन माधव राव आ गए थे समिति में और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी ने इस समिति का कार्यभार संभाला, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार, जो कि 2 सितंबर 1946 को बनी थी, अंतरिम सरकार, ठीक है। अब उसमें मंत्री और विभाग देख लेते हैं। तो विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जो मिले थे वो जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। सूचना और प्रसारण तथा गृह वाले मामले मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। वित्त मंत्री थे लियाकत अली। विधि मंत्री और कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल और संचार मंत्री थे अब्दुल रब निश्तर, ठीक है। खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपके कार्य और खनन शक्ति के मंत्री थे सी.एच. भाभा। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और वाणिज्य विभाग के मंत्री थे आई चुंदरीगढ़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन आ जाती है कि इसको क्रम में लगाइए, तो हमें ये लाइन याद रखनी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आएगा समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये याद रखिए 3 प्रकार की न्याय है, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की प्राप्त की है। समता की कितनी बात की गई, तो 2 प्रकार की समता की प्राप्त की है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता
एवं बंधुता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। तो संविधान को क्या क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, फिर अधिनियमित किया गया था और आत्मान्वित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकार किया गया था, ठीक है, किया गया। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। यानी विचार, प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार और निर्णय देख लेते हैं। तो गोपालवाद 1950 में आया, ये जो विचार या निर्णय था। एक सेकेंड, ठीक है। गोपालवाद 1950, क्या हो रहा है बार बार? ठीक, प्रस्तावना संविधान का भाग, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और शक्ति का स्रोत नहीं है, इन्होंने ये बोला। बेरुवाड़ीवाद 1960 ने कहा कि न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था, न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अब नोट दिया है कि केशवानंद भारतीवाद संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ, यानी कि 13 जज बैठे थे इसमें, ठीक है, सबसे बड़ी पीठ थी इसमें। 13 जजों ने जो है वो फैसला सुनाया था। आगे बढ़ते, गोलकनाथवाद द्वितीय सबसे बड़ी पीठ थी इसमें, जिसमें 11 जज बैठे थे। किसी संवैधानिक पीठ में जजों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, भारतीय संविधान, इस एक्ट पर सर्वाधिक प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। तो ये स्रोत रहा है। अमेरिकी संविधान जो है संविधान का स्रोत है। उद्देशिका का विचार यहाँ से लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ से लिया गया है अमेरिका से, न्यायपालिका की संरचना अमेरिका से ली गई है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया संविधान में? तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन पद्धति ली है, विधि का शासन लिया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है और संसदीय विशेषाधिकार तथा परमाधिकार लेख भी हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया है और अवशि शक्तियों पर केंद्र में निहित होना भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से हमें आपातकालीन उपबंध में मूल अधिकारों का स्थगन लिया है, वित्तीय आपात को छोड़कर। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है, उद्देशिका की भाषा ली है हमने, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। सोवियत संघ से क्या लिया है? तो सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श को लिया गया है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? फ्रांस के संविधान से हमने गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली है, समता और बंधुता के आदर्श को लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है, ठीक है। संविधान की अनुसूची और भाग की बात कर लेते हैं। तो भाई पहली अनुसूची में राज्य दिया हुआ है जिसमें हमारे 28 हैं और संघ क्षेत्र कितने हैं? 8। उनके नाम और उनकी सीमाएं जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची में हमने क्या दिया है? दूसरी अनुसूची में भाई आपके वेतन है, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति है। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार किसके दिए हुए हैं? तो भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दिए हैं, ठीक है।
राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापतियों के। ठीक है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ और प्रतिज्ञान दिया हुआ है। संघ के मंत्रियों की शपथ है, राज्य मंत्री है, संसद सदस्य की है, संसद राज्य विधानमंडल हेतु निर्वाचित अभ्यर्थी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और क्या की ये जो शपथ है प्रतिज्ञान है। ठीक है। चौथी अनुसूची में आपकी राज्यसभा में सीटों का क्या किया गया, आवंटन किया गया। पांचवी अनुसूची में आपकी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। एक सेकंड छोड़ो। ठीक है। छठी अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपकी छठी अनुसूची, अच्छा ये हो गया। सातवीं अनुसूची में आपकी संघ सूची में 47 विषय दिए हुए हैं, जो कि वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, 100। राज्य सूची के आपके 66 विषय थे, जो कि वर्तमान में है 61। और समवर्ती सूची के आपके 47 विषय हैं, जो कि वर्तमान में कितने हो गए हैं, 52 हो गए। ठीक है। आठवीं अनुसूची में आपका क्या दिया हुआ है, तो आठवीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं दी हुई हैं। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो भाई मूल रूप से 14 भाषाएं थी, पर अभी आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नवीं अनुसूची की। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल इसके विषय जो है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन वाले विषय की समीक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में आपका 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 के द्वारा दल बदल कानून को जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है। जाओ खाना खा लो, बैठो। आगे बढ़ते हैं। छोड़ नहीं मुझे ना। चलिए 11वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था और इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय है। नोट, मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भाई आपकी 8 अनुसूचियां हैं मूलतः, और अभी कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। ठीक है। भारतीय संविधान के 22 भाग और उनसे संबंधित विषय भी देख लेते हैं। तो भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए हैं, ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। भाग 2 में आपकी दी हुई है नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में है। भाग 3 में दिए हुए हैं आपके मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग 4 में आपके दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपके अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हुए हैं। भाग 4 में आपका 4A में है मूल कर्तव्य, जो कि 51A अनुच्छेद में है। ठीक है। उसके बाद भाग 5 में है आप में दिया हुआ है संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 में है। भाग 6 में दिया हुआ है आपका राज्य, जो कि 152 से 237 अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग 7 में आपको निरस्त कर दिया गया है, जो 238वां अनुच्छेद है। भाग 8 जो है संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग 9 में आपकी पंचायत है, जो कि 243 से लेकर 2430 तक का इसमें दिया हुआ है। भाग 9A में आपकी नगर पालिका है, जो कि 243P से लेकर 243ZD तक दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद भाग 9B में आपकी सहकारी समितियां हैं, जो कि 243ZH से लेकर 243ZT तक दिया है। भाग 10 में आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, जो कि 244 से 244A तक दिया हुआ है अनुच्छेद में। भाग आपके 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 11 में आपको वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद दिया है, 264 से 300A अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 12 में आपको भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिया गया है, 301 से 307 के अंतर्गत। भाग जो है आपका 13 था ये। भाग 14 में आपको संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो गई। भाग 14A में आपका अधिकरण दिया हुआ है। ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा RO में रॉन्ग हो गया था, पता नहीं कैसे, इतना याद होने के बावजूद भी मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया था। ठीक है। तो अनुच्छेद 14A में आपका अधिकरण दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में कंफ्यूज हो गई थी निर्वाचन और अधिकरण में। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में आपका निर्वाचन दिया हुआ है 324 से 329 में। अनुच्छेद
16 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए हुए हैं 330 से 342 में। अनुच्छेद 17 में राजभाषा दी हुई है 343 से 351 में। अनुच्छेद 18 में आपात उपबंध है 352 से 360 अनुच्छेद में। ठीक है। भाग 19 में आपको प्रकीर्ण विविध प्रावधान है 361 से 367 में। ठीक है। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। भाग 21 में आपको अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से 392 तक। भाग 22 में आपको संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है 393 से 395 तक। तो ये पूरे अनुच्छेद और पूरे आपको भाग मैंने बता दिया। अब बात करते हैं भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भाई हमारा भारत का संविधान है। ठीक है। जिसमें आपकी प्रस्तावना दी हुई है 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 106 संविधान संशोधन है। संविधान में मूलतः जो है वो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब क्या हो गया है, 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 22 भाग हो गए हैं, भाग तो उतने ही हैं, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं आपकी। ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है भारत का संविधान। बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था देता है। सरकार का संसदीय स्वरूप संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाता है ये। और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसकी धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता दी हुई है इसमें। ठीक है। और 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा दी है। स्वतंत्र निकायों की स्थापना दी गई है। संविधान का एकात्मक लक्षण क्या है भाई, तो एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संघात्मक लक्षण क्या है, तो द्वैध राज्य पद्धति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय विधायिका आदि है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। एक सेकेंड, हमारा आधे घंटे का वीडियो होने वाला है, ये कंप्लीट कर ले राष्ट्रीय प्रतीक की, कल पढ़े। चलिए कर लेते हैं, अभी टाइम है, फटाफट से। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आ जाता है आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक है। 3 रंगों की पट्टी में ये विभाजित है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपका। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा याद रखिए 3:2 है, यानी लंबाई 3 है और चौड़ाई आपकी 2 है। और अगर चौड़ाई और लंबाई पूछे तो 2:3 आएगा। ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज में दे देते हैं। सबसे ऊपरी पट्टी पे आपके गहरा केसरिया रंग है जो कि साहस का प्रतीक है। बीच में आपका सफ़ेद रंग है जो कि शांति का या सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे नीचे हरी पट्टी दी है जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है। तिरंगे के बीच में नीला चक्र दिया है जिसमें 24 तीलियां दी हुई हैं जो कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और ये किसका प्रतीक है, तो भाई ये न्याय का प्रतीक है। ठीक है। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये डेट याद रखिए कि तिरंगा को 22 जुलाई 1947 के द्वारा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के राज्य चिन्ह की। तो भारत का राज्य चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन। ठीक है। और इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है और मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। इस स्तंभ पर अंकित पशु जो है वो 4 सिंह है, बैल बना है और एक घोड़ा बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन, ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया, यानी कि गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले। गायन अवधि कितनी है, 52 सेकंड है। संक्षिप्त गायन 20 सेकंड का है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में 1919 में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद
द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गीतांजलि से ये क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। इसके रचयिता कौन है, तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो आनंद मठ उनकी पुस्तक है उससे ये लिया गया है। प्रथम गायन किया गया था 1896 में, कहाँ, तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसके द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। तो आपके राष्ट्रगान और आपका जो ये गीत है, ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय कैलेंडर है। 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। इसका प्रथम माह जो है वो चैत्र का महीना होता है, जो कि शुरुआत 22 मार्च से होती है और लीप वर्ष में ये 21 मार्च से होती है। और इसका अंतिम माह क्या होता है, फागुन, यानी कि जब होली आती है तब। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। तो भाई गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं और गांधी जयंती हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये याद रखना है, कभी कभी ये भी आ जाता है छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन और हम वही गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आज का होता है फिनिश। अब कल हम पढ़ेंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा हेल्पफुल हो, तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं वीडियो। और अगर आप और कोई बुक चाहते हैं या और कोई पैटर्न चाहते हैं या और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो उसके फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है आपको, तब तक आपको स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहना है। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना है, स्टडी विद अनु को शेयर करना है, लाइक करना है और पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं कल अपने आगे की सीरीज में। ठीक है, धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।